नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। आज की इस खबर को ज़रा गौर से सुनिए, क्योंकि ये बड़ी महत्वपूर्ण खबर है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस के तमाम विधायक एक साथ कांग्रेस की सरकार गिराकर भारतीय जनता पार्टी में आए थे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनवाई थी। आज हम उन विधायकों के भविष्य के बारे में बात करेंगे। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के साथ जो विधायक कांग्रेस की सरकार गिराकर भारतीय जनता पार्टी में आए थे, मंत्री बने थे, मंत्री पद कई लोग हारे तो निगम अध्यक्ष बने थे, लेकिन आज 2026 में जब भारतीय जनता पार्टी का सरकार और संगठन नेताओं की निगम मंडलों में नियुक्ति कर रहा है, तब इन तमाम सारे विधायक पूर्व विधायकों को किनारे कर दिया गया है। एक को भी नियुक्ति नहीं दी गई है। कई विधायक चुनाव हार गए हैं, कई को टिकट नहीं दी गई। सवाल यह है कि अब इनका भविष्य क्या होगा। मैं आपको नाम बताता हूं। गिरिराज दंडौतिया दिमनी से थे, ये कांग्रेस के विधायक थे, मंत्री भी थे, सिंधिया जी के साथ कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में आए थे। कमलेश जाटव अंबा से थे, विधायक थे, ये भी सिंधिया जी के साथ आए थे। इसी प्रकार रणबीर जाटव गौहद से, ओपीएस भदौरिया बहगांव से, रघुराज कंसाना मुरैना प्रॉपर से थे, मुन्नालाल गोयल ग्वालियर पूरब से थे, इमरती देवी डबरा से, रक्षा सरोनिया भांडेर से, महेंद्र सिसोदिया बमोरी गुना से, जसपाल जग्गी अशोकनगर से और राज्यवर्धन सिंह जो धार जिले से आते थे। ये तमाम सारे लोग अब घर बैठे हैं। मतलब ना ये विधायक बन पाए हैं, ना ये निगम मंडलों में आए हैं, ना भारतीय जनता पार्टी ने इनमें से किसी को भी संगठन में जिम्मेदारी देने की कोशिश की है। सवाल आज यह है कि इन तमाम सारे नेताओं का अब राजनीतिक भविष्य क्या है। आज हम समझते हैं ग्वालियर चंबल संभाग के वरिष्ठतम पत्रकार देवश्री माली जी से, क्योंकि इनमें से राज्यवर्धन जी को छोड़ दिया जाए तो ये सभी ग्वालियर चंबल संभाग से आते हैं। उनसे समझते हैं तो क्या इनके राजनीतिक भविष्य के सामने पूर्ण विराम लग गया है? क्या भारतीय जनता पार्टी इनका कोई उपयोग करेगी? अब तमाम सारे सवाल है, मैं सीधे जोड़ता हूं देवश्री माली जी को। देव भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। वही सवाल यही है कि निगम मंडलों में नियुक्ति हुई, ग्वालियर में जम के बरसात हुई, पूरे संभागों को देखो, क्षेत्रों को देखो तो जितने पद ग्वालियर को मिले हैं उतने मध्य प्रदेश में किसी को नहीं मिले हैं। लेकिन इसके बाद भी सिंधिया समर्थक जो लोग बेचारे कांग्रेस छोड़कर आए थे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनवाई और अब हंसिए पे पड़े हुए हैं। इन्हें निगम मंडलों में स्थान क्यों नहीं मिल रहा? देखिए रविंद्र जी, जब ये लोग छोड़ के आए थे और उसके पहले बाद में हम लोगों ने एक शो किया था, तो उसमें ये सवाल उठाया था कि इनका आगे क्या होगा। हालांकि कई लोगों को बात अच्छी भी नहीं लगी थी, लेकिन सवाल यही है कि इतने लोगों का भारतीय जनता पार्टी करेगी क्या? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ग्वालियर चंबल संभाग में न केवल अभी जनसंघ के ज़माने से सशक्त रही है। जनसंघ का जन्म भारतीय जनता पार्टी जनसंघ का जन्म ग्वालियर में हुआ। आरएसएस का देश का पहला कार्यालय ग्वालियर में खुला। भारतीय जनसंघ के समय भी राजमाता विजयाराजे सिंधिया कांग्रेस तोड़कर गई थी और इसीलिए गई थी कि जनसंघ के नेतृत्व में वहाँ सरकार बन सके। लेकिन राजमाता सिंधिया के साथ जो विधायक गए थे और राजमाता सिंधिया का जो राजनीतिक स्तर था वो बिल्कुल अलग था। वो एक आध दो विधायकों के बारे में बोलती थी तो नहीं बोलती ही नहीं थी, तो पार्टी उनकी सुन लेती थी। वो एक माता की तरह पार्टी में रहती थी। लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया और राजमाता में अंतर है। ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस के छत्रप नेता रहे हैं। वहाँ ग्वालियर चंबल संभाग में जितनी भी नियुक्तियाँ कांग्रेस में हों, चाहे वो पार्षद से लेकर के सांसद तक के टिकट का मामला हो, कार्यकारिणी सदस्य से लेकर जिलाध्यक्ष बनाने तक का मामला हो, प्रदेश में कौन जाएगा, जब कांग्रेस में थे, कांग्रेस में एआईसीसी में कौन जाएगा, कहाँ से नियुक्ति होगी, ये सब सिंधिया जी के कहने पे होती थी। चाहे माधवराव जी रहे हों, चाहे ज्योतिरादित्य भी रहे हों। और एक और बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दूसरे लोगों की भी जो नियुक्तियाँ होती थी, चाहे दिग्विजय सिंह की हो, श्यामाचरण जी की हो या अर्जुन सिंह के लोगों की नियुक्तियाँ हो, बिना सिंधिया जी के भरोसे में लिए या उनके यहाँ रोक लगाए बगैर नियुक्तियाँ नहीं होती थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में ये संभव नहीं है। जब सिंधिया जी बीजेपी में गए थे तब हमने कुछ संघ के और बीजेपी के बड़े नेताओं से बातचीत
निजी स्तर पर की थी। तो उनका कहना यही था, उन्होंने अपने लोगों से कहा था कि ये सरकार सिंधिया जी की सरकार है, क्योंकि हमारी सरकार तो चली गई थी, हार गए थे, इसलिए इस सरकार में जो कुछ भी वो कहेंगे वो होगा। और हुआ भी, और हुआ, जिसको चाह मंत्री बनवाया। बिल्कुल, उन्होंने कहा ही था ये सरकार उनकी है, हमारा सिर्फ मुख्यमंत्री है। उपचुनाव में जो हारे उनको सबको निगम मंडल में बनाया, कैबिनेट का दर्जा दिया। बिल्कुल, तो वो लेकिन उसके बाद उनके खाते में सिर्फ 25% शेयर आना है। ये उस समय भी मैंने कहा था और अभी भी हम कह रहे हैं, चाहे आप नगर निगम के टिकट देख लें ग्वालियर के, तो नगर निगम में भी उनके जो 66 वार्ड हैं उसमें से 11-12 लोगों को टिकट मिले थे। पहले वो 66 का फैसला करते थे। अब सवाल इस बात का है कि वो ऐसा नहीं, सिंधिया जी बहुत मेहनत करते हैं, उनके साथ बड़ा भीड़ भी है, नेता भी हैं, कार्यकर्ता है। उनके सामने सबसे बड़ी समस्या यही है कि वे इन लोगों को कैसे इस स्थिति में ला सकें ताकि वो पार्टी से जुड़े भी रह सकें और उनको मान सम्मान भी बना रहे। सबसे बड़ी समस्या सिंधिया जी की नहीं है, इन नेताओं की सामने पैदा हो गई है कि ये भारतीय जनता पार्टी में हैं भी और कुछ भी नहीं है। सबसे बड़ी समस्या यही है, जैसा कि अभी आपने कहा कि ये ना कार्यकारिणी सदस्य हैं, ना संगठन में कुछ हैं, ना इनके कहने पे संगठन में कोई पदाधिकारी बना है। भाई, कभी आप इनमें से किसी नेता से मिले हों और उसके मन की बात समझने की कोशिश की हो? देखिए, वो लोग बोलते तो नहीं हैं, इसलिए नहीं बोलते, उन्हें पता रहता है कि पता चल जाएगा, वैसे पत्रकारों के सामने बोल के कोई फैसियत कराए तो इसलिए नहीं बोलते। लेकिन दशा तो अपन देख सकते हैं। देखिए, ब्लॉक के चुनाव हुए, मंडल अध्यक्ष बनाए गए, मंडल की कार्यकारिणी बनाई गई, जिले की कार्यकारिणी बनाई गई, उनके कहने पे कहीं कोई नहीं आया। 1-2 लोग जो अभी सत्ता में हैं उनके तो लोग आए, तुलसी सिलावट के लोग आए, प्रद्युमन सिंह तोमर के लोग आए, गोविंद राजपूत के लोग आए, लेकिन ये लोग अब सत्ता में नहीं कि मैं कहीं भी नहीं है, उनके ना तो लोग आ रहे हैं। तो उनका धीरे धीरे करके उनको खतरा ये महसूस हो रहा है कि धीरे धीरे करके इनके साथ के लोग इनका साथ छोड़ जाएंगे। तो जब साथ छोड़ जाएंगे तो फिर इनका वजूद क्या बचेगा। मतलब आपका ये कहना है कि सिंधिया के साथ जो विधायक आए थे, जो अब कुछ भी नहीं है, उनका जो जनाधार था वो धीरे धीरे घट रहा है। अभी उनके साथ जो लोग जुड़े थे वो छोड़ के जा रहे हैं, अभी जा नहीं रहे हैं, लेकिन उनके सामने भी विकल्प कब तक रहेंगे? कब तक रहेंगे? अभी चुनाव में 2 साल का राजनीति तो पावर का खेल है। बिल्कुल सही बात है। तो अब वो वही बात है कि वो आखिर कब तक रहेंगे उनके साथ, और अगर वो लोग नहीं रहेंगे तो इनकी ताकत खत्म हो जाएगी, है ना। तो अभी समस्या उनके साथ वो बड़े एक संघर्ष के दौर से गुजर रहे हैं। अब आप देखिए कि अभी निगम मंडल अध्यक्षों की ग्वालियर चंबल संभाग में बरसात हुई, लेकिन प्रदेश लेवल का एक भी पद अभी सिंधिया जी के किसी समर्थक को नहीं मिला। एक को मिला है, अशोक शर्मा जी को नहीं। प्रदेश लेवल का कोई पद अभी तक नहीं मिला, किसी निगम या मंडल में अध्यक्ष नहीं बनाए गए हैं। ग्वालियर में 3 पद थे जो ग्वालियर लेवल के हैं, एक साडा था, एक जीडीए था और एक मेला था। एक संघ ने ले लिया, एक बीजेपी ने ले लिया और एक सिंधिया जी को दे दिया। सिंधिया जी को एक उपाध्यक्ष मिला है उसमें जीएडी में। मैं वही कह रहा हूँ ना आपको कि वो जो जहाँ अध्यक्ष रहते थे वहाँ एक उपाध्यक्ष भले ही मिला है, लेकिन प्रदेश लेवल कर अभी जो चाहे वो लघु उद्योग निगम में घोषणा हुई हो, चाहे वन विकास निगम में हुई हो, चाहे और दूसरे निगम मंडल जितने भी हाउसिंग बोर्ड में हुई हो, अभी तक एक भी निगम मंडल में मध्य प्रदेश लेवल का कोई पद जो है अभी तक इनमें से उम्मीद यही की जा रही थी कि इनमें से किसी को मिलेगा। जैसे गिरिराज दंडोतिया जी मंत्री भी रहे थे, ठीक है, हार गए तो इनको भी बनाया गया था निगम अध्यक्ष। आपके रणवीर जाटव को भी बनाया गया था निगम अध्यक्ष। ओपीएस भदौरिया तो बन ही नहीं पाए, मंत्री बने और उसके बाद सीधे टिकट कट गया उनका, ठीक है। इस तरह से मुन्ना लाल गोयल अध्यक्ष थे, हारने के बाद भी अध्यक्ष बनाए गए थे, बीज निगम के अध्यक्ष बनाए गए थे। तो इस तरह से ये सारे लोग उस समय महिला बाल विकास उसकी अध्यक्ष बनाई गई थी। तो अब इनमें से कहीं कोई नहीं है। तो इनके सामने समस्या ये है कि ये अपने लोगों को सत्य कैसे करेंगे, और जब वो लोग समझ परेशानी में रहेंगे तो स्वाभाविक तौर पर अपनी परेशानी सिंधिया जी के सामने बोलेंगे। देखिए भाई, एक बात आपने बड़ी महत्वपूर्ण कही थी कि जब ये कांग्रेस में थे तो प्रदेश के नेता थे, कांग्रेस में थे तो यदि उनके किसी प्रतिद्वंदी को, विरोधी को यदि पद देना है तो सिंधिया जी को मनाना पड़ता था। भारतीय जनता पार्टी में तो स्थिति ये है कि उनके कट्टर विरोधी, घोषित विरोधियों को पद दिया गया और शायद सिंधिया जी को पूछा भी नहीं गया। मैं उदाहरण दे रहा हूँ, रामनिवास रावत घोषित विरोधी थे बीजेपी में सिंधिया जी के। सिंधिया जी की बगैर इच्छा के वो बीजेपी में आई कांग्रेस से, वन विकास निगम के अध्यक्ष बन के बैठे हुए हैं। क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, मैंने कहा आपको पहले भी मैं बोल चुका हूँ कि भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है।
और सिंधिया जी लीडर बेस पार्टी से आए। तो यहाँ ये संभावना नहीं है। यहाँ तो आप अपना लिस्ट दो, उसमें से विचार करेंगे, लेकिन ये संभव नहीं है कि फैसले किसी व्यक्ति के आधार पर हों। इनके ही नहीं कह रहे, और लोग भी जो पार्टी में काम करते हैं। चलिए एक चीज़ और मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि ठीक है, यदि इनको पद नहीं भी मिल पाए अभी, और संगठन ने फिलहाल इन्हें कहीं नहीं रखा है, लेकिन इनकी ओर से भी मैंने चाहे गिरिराज दंडोतिया हों, जाटव जी हों, कमलेश हों, रणवीर हों, ओपीएस हों, रघुराज हों, मुन्ना लाल जी हों, ये कभी कार्यालय में भी दिखाई नहीं देते। तो भोपाल में तो दिखाई नहीं देते, क्या ग्वालियर चंबल में ये लोग पार्टी काम में लगे हुए हैं? क्या पार्टी की गतिविधियों में संलग्न हैं? अभी कितने एक्टिव हैं, कितने नहीं, वो समझने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या ताकि ये समझ में आए कि अगले जो चुनाव होगा 2.5 साल बाद, क्योंकि अब 2.5 साल मोहन यादव जी का भी 2.5 साल इस महीने पूरा हो रहा है, अगले 2.5 साल बाद चुनाव के लिए कुछ तैयारी है इन लोगों की किसी की? देखिए, ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जो सिंधिया जी के इर्द गिर्द रहते हैं, और वो उनको आदत भी वही बनी हुई है। अभी सिंधिया जी जब आते हैं तो इनमें से ज़्यादातर लोग आते जाते रहते हैं, लेकिन तभी जब सिंधिया जी आते हैं, क्योंकि उनका संगठन की गतिविधियों में समस्या ये है कि उनको बुलाया नहीं जाता, या उन्हें जिस तरह का वजन मिलना चाहिए वो मिलता नहीं है। क्यों नहीं मिलता? कि पार्टी बीजेपी में पदों के हिसाब से सब कुछ होता है, कौन किस काम के लिए मतलब अपेक्षित है, एक शब्द उनके यहाँ रहता है। अभी बीजेपी का प्रशिक्षण शिविर चल रहा है, और बीजेपी ने अनिवार्य किया है कि पूर्व विधायक, वर्तमान विधायक, ये लोग, क्या ये लोग दिखे आपको प्रशिक्षण शिविर? मुझे तो नहीं लगता कि इसमें से कोई रहा हो, एक आध दो रहे हों तो हमको आइडिया एक नहीं। और मैंने ये देखा, सिंधिया के साथ जो कार्यकर्ता आए हैं उनमें से कई कार्यकर्ता जिलों में, मैंने सागर में देखा और भी कई जगह देखा, वो अब आरएसएस की शाखाओं में भी जा रहे हैं, कांग्रेस से आए हुए लोग, और आरएसएस के वो जो वर्ग करते हैं ना, प्रथम वर्ग, द्वितीय वर्ग, तृतीय वर्ग, ये भी कर रहे हैं। और उससे क्या होता है कि संघ की नज़र में आ जाने से संघ उनका ध्यान रखता है। क्या इनमें से किसी ने आरएसएस की शाखा ज्वाइन की हो या संघ के वर्ग किए हों? नहीं, मुझे तो इसमें नहीं लगता कि किसी ने इसमें से किए हैं। और दूसरी एक और बात बताएं कि भले ही बाहर का व्यक्ति कुछ भी कर ले वहाँ, लेकिन वो संघ का स्वयंसेवक ही होता है, वर्ग करने से कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता। जब संघ ने पहली बार मैं ये देख रहा हूँ, जब मैं बीच में रोकते हुए, संघ ने पहली बार अपने दरवाजे पूरी तरह खोले हैं, और दिल के भी दरवाजे खोले हैं। मैंने मान लिया। वो दुश्मन से दुश्मन व्यक्ति को भी गले लगा रहे हैं, उन्हें संघ से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, और दिल से कर रहे हैं। ऐसा मौका तो दोबारा मिलेगा ही नहीं कभी। नहीं, देखिए, दो बातें होती है, एक होता है स्वयंसेवक बन जाना, और एक होता है जब आप स्वयंसेवक बन गए तो पद मांगने की आपको जरूरत ही नहीं है, क्योंकि पद के लिए स्वयंसेवक बनाने वहाँ तो मांगे नहीं जा सकता ना, वो बनाया नहीं कहने की यही होती है कि आपको पद नहीं मांगना। दूसरी बात यह है कि देखिए, वो उनके पास बहुत सारे स्वयंसेवक रहते हैं, उनमें से एक दो के लिए वो बात कहते हैं, तो स्वाभाविक तौर पर वो किसी दूसरे के कोटे से आए हुए व्यक्तियों के लिए तो नहीं कहेंगे। जब देखिए, दो बातें हैं, आप संघ के स्वयंसेवक बन गए, बहुत अच्छी बात है। अरे वो राजनीतिक नहीं करेंगे तो संघ के अंदर ही कम से कम 50 संस्थाएं हैं, बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, समाज के काम में लगा सकते हैं, समाज कल्याण के काम में लगा सकते हैं। दोनों बातें आप समझ लीजिए। जो व्यक्ति एक बार राजनीतिक किसी भी, चाहे बीजेपी क्यों ना हो, अगर उसमें आ जाता है तो संघ की किसी भी इंडिविजुअल गतिविधि में उसकी कोई हिस्सेदारी नहीं रहती, वो उसी दिन बाहर कर दिया जाता है। संघ का ये सीधा सिद्धांत है, क्योंकि वो कहते भी हैं कि जो भाजपा मतलब जो राजनीतिक दल है, भाजपा ही मान लो, वो संघ की डस्टबिन है, कि जब उनको लगता है कि ये महत्वाकांक्षी व्यक्ति हो गया है, जब उनको लगता है कि ये, तो वो उसको वहाँ फेंक देते हैं। ठीक है, कि अब आप जाइए, वो तो डस्टबिन में तो माली माल है, उनको समझ भाई, यदि वो डस्टबिन है तो उसी में तो मलाई है। तो भाई आपको मलाई, उनको यही लगता है कि ये त्याग तपस्या वाला आदमी नहीं बचा, अब इसको मलाई वाली चाहिए, तो आप जाओ वहाँ। तो वो ये बड़ी शानदार डस्टबिन बताई। हाँ, तो वो जो है ऐसी डस्टबिन जिसमें माली माल नहीं, दोनों बातें हैं। तो स्वयंसेवक का बनने का जो तरीका है उसमें त्याग ही है, ठीक है, उसमें माल नहीं है, क्योंकि वो लोग तमाम सारे। अब अपन इस बात पे आते हैं देव भाई कि यदि सिंधिया जी के इतनी बड़ी संख्या में, सिंधिया जी के साथ आए विधायक इतनी बड़ी संख्या में यदि घर बैठ गए हैं और इनके राजनीतिक भविष्य पर सवालिया निशान लग गया है, तो फिर सिंधिया जी के कद को लेकर क्या कहेंगे आप? सिंधिया जी का कद बना रहेगा या उनके भी कहीं ना कहीं महत्व कम होगा? मैं बार बार ये बात कहता हूँ कि सिंधिया जी के कद में कोई कमी भारतीय जनता पार्टी में नहीं आएगी उनके लिए, क्योंकि वो व्यक्तिगत तौर पे अब वो सेलिब्रिटी हैं, और बीजेपी सेलिब्रिटी को पसंद करती है। उनका अंग्रेजी
क्षेत्रों में योगदान है, उनका मराठी क्षेत्रों में योगदान है, उनका गुजराती क्षेत्र में योगदान है, और वो राष्ट्रीय स्तर के वक्ता हैं। पूरे देश में जहाँ ज़रूरत होगी उनको ले जाएंगे, इतना पर्याप्त होता है। हेमा मालिनी को भी पार्टी सांसद बनाती है, धर्मेंद्र को भी बनाती है, तो उनके सिंधिया जी के खुद के कद में कोई कमी नहीं आएगी और बढ़ सकता है। लेकिन उनके सामने समस्या अपने कद की नहीं है, उनके पास समस्या अपने लोगों को पद की है, ठीक है, क्योंकि वो लोग नहीं रहेंगे तो उनका कद पर्याप्त रहेगा, लेकिन संघ के लोगों के पद को लेकर चिंता है। हाँ, वो चिंता होनी चाहिए। और क्योंकि जिस प्रकार से अगर इनके पास पद वाले लोग नहीं होते तो क्या ये कांग्रेस की सरकार गिरा पाते, है ना। तो भारतीय जनता पार्टी का सिस्टम बिल्कुल साफ है कि एक बार आप पार्टी में आ गए तो सारे लोग बनाए जा रहे हैं, वो किसी के नहीं है, पार्टी के हैं। तो जैसा कि आपने कहा भी था अभी जब बातचीत कर रहे थे कि सारे लोग सिंधिया जी के यहाँ ढोक लगाने जा रहे हैं, तो वो किसके आदमी हैं? वो सब सिंधिया जी के आदमी हैं, पार्टी के ही तो व्यक्ति हैं, पार्टी ने बनाया है। मैं ये महसूस कर रहा था, क्योंकि बात अधूरी रह जाएगी, आपने ये संदर्भ लेके आए हैं। दरअसल मैं ये महसूस कर रहा हूँ कि ग्वालियर चंबल संभाग में जिन्हें महत्वपूर्ण पद दिए जा रहे हैं और वे सिंधिया खेमे के नहीं भी हैं, तो भी वे यहाँ ज्वाइन करने के बाद दिल्ली जाते हैं, संगठन को धन्यवाद देते हैं और फिर सिंधिया जी जरूर मिल के आते हैं। ये पार्टी का अपना एक सिस्टम है, भारतीय जनता पार्टी का अपना एक सिस्टम है, उसके तहत और उस सिस्टम के तहत सभी जाते हैं। और यही बात वो हो सकता है अप्रत्यक्ष रूप से पार्टी ये एहसास कराने की कोशिश कर रही हो कि जो बने हैं वो सब आपके ही अपने ही हैं, सब आपके ही हैं, ठीक है। लेकिन सवाल ये नहीं है जो आपने लिस्ट पढ़ी उनका क्या होगा, जी जी, ठीक है। तो वो एक पसोपेश है, स्वाभाविक तौर पर है, निश्चित तौर पर उसके लिए सिंधिया जी भी बातचीत कर रहे होंगे। अभी उम्मीद करते हैं कि जो अब और 2-4 पद बचे होंगे उनमें सिंधिया जी के लोग स्टेट लेवल पर भी आए। अभी आप देखिए पूरा रीवा खाली पड़ा है। नहीं, हम तो ये अभी पूरा के पूरा निमाड़ से किसी को नहीं बनाया है, इंदौर से किसी को नहीं बनाया, उज्जैन से बन गए 2-3 मैंने वही कहा ना कि अभी सरकार के साथ ग्वालियर को दे देंगे। सरकार के पास पार्टी के साथ यही समस्या है कि उसके कई हिस्से बिल्कुल अछूते पड़े हुए हैं। लेकिन ग्वालियर के होने के नाते या सिंधिया जी के प्रभाव के नाते अपन ये बात कहना चाहेंगे कि अभी भी ये उम्मीद करना चाहिए कि सिंधिया जी के कुछ लोग प्रदेश लेवल के पद पाएंगे सत्ता में। अब उम्मीद ही कर सकते हो, क्योंकि अब तो ज्यादातर पद निकल गए हाथ से भाई। जो महत्वपूर्ण पद तो थे, क्या कहते हैं वो भागते भूत की लंगोटी मिल जाए, महत्वपूर्ण पद थे वो पद निकल। चलिए एक आखिरी सवाल करता हूँ आपसे कि अभी अपने हेमंत खंडेलवाल जी को अपनी कार्यकारिणी घोषित करनी है। अब पदाधिकारी तो घोषित हो गए हैं और प्रकोष्ठ भी बन गए हैं, मोर्चे भी बन गए हैं, अब रह गई है केवल कार्यकारिणी। तो क्या इतने पूर्व विधायक कार्यकारिणी में आना पसंद करेंगे क्या? अब देखिए, इनकी पसंद नापसंद पर डिपेंड नहीं करता है, संगठन तय करेगा वो। तो अगर उनको कार्यकारिणी में रख दिए, वैसे भारतीय जनता पार्टी में बहुत सारे लोग जो पूर्व विधायक होते हैं वो कार्यकारिणी के पद मेंबर होते हैं, पदेन नहीं होते, 100-150 मतलब पदेन भले ही नहीं होते, लेकिन बना देते हैं, वो बनाते हैं, उनको रहना पड़ता है। तो 100-150 लोग बनना है, ठीक है, तो उसमें बन जाएंगे, लेकिन समस्या का समाधान होगा नहीं। अच्छा, इसमें यह भी हो सकता है कि जैसे मैंने नाम बताए 10-12 और केवल 4-5 को कार्यकारिणी में लिए, तो 7 लोग जो बचेंगे, 6 लोग बचेंगे या आधे लोग बचेंगे, वो और ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड नहीं होंगे क्या? देखिए रविंद्र जी, केवल ये 10-12-14 के नाम नहीं है, ये तो वो लोग हैं जो पदों पे थे, बड़े विधायक के रूप में थे, सरकार गिराने का काम तो यही कर रहे थे। नहीं, ठीक है, लेकिन और भी बहुत सारे लोग जो गए हैं, जिनमें जो कहीं जिलाध्यक्ष रहे हैं, कहीं जो है स्थानीय प्रदेश पदाधिकारी थे, प्रदेश पदाधिकारी पिछली बार बनाए गए थे, लेकिन इस बार नहीं है। तो केवल इतने लोग ऐसे थे जो विधायक का चुनाव कुछ वोटों से हारे थे, बिल्कुल वही बात है। और बहुत सारे ऐसे जो विश्वसनीय लोग हैं सिंधिया जी के, वो उन लोगों को भी अभी कोई ऐसा पुनर्वास नहीं हुआ है। तो निश्चित तौर पर ये उनके लिए अभी दिक्कत की बात है और उम्मीद करते हैं कि सिंधिया जी उनके लिए कुछ कराएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमने बेहद महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात की और बात यह है कि जिन विधायकों ने कमलनाथ सरकार गिराई थी और शिवराज को फिर से मुख्यमंत्री बनाया था, उन विधायकों के राजनीतिक भविष्य के सामने सवालिया निशान लगा है। आज देवश्री माली जी ने 2 चीज़ें बड़ी क्लियर कर दी हैं। उनका ये कहना है कि जिस पार्टी से आए थे वो लोग, कांग्रेस से, वहाँ बिल्कुल अलग व्यवस्था है और भारतीय जनता पार्टी की व्यवस्था बिल्कुल अलग है। एक बात उन्होंने ये भी कह दिया है कि भारतीय जनता पार्टी में ज्योतिरादित्य सिंधिया का कद अब इससे नीचे कभी नहीं होगा। मतलब जिस पद पर वे पहुँचे हैं वो आगे बढ़ेगी, नीचे नहीं आएंगे। भारतीय जनता पार्टी उनका उपयोग करेगी, लेकिन यदि सिंधिया जी ये चाहें कि वो पार्टी के अंदर कोई गुट बना के रखें
तो भारतीय जनता पार्टी वो भी नहीं होने देगी। हालांकि सिंधिया जी अभी भी कोशिश कर रहे हैं कि जो विधायक पूर्व हो गए हैं उनका कहीं ना कहीं पुनर्वास किया जाए, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी है, इस पर किसी नेता के चाहने से कुछ नहीं होता। नेता सिर्फ सुझाव दे सकते हैं, यहाँ पर अंतिम निर्णय संगठन समन्वय के साथ करता है। तो निश्चित तौर पे ये जो मैंने नाम बताए एक बार पुनः पढ़ रहा हूँ, गिरिराज दंडोतिया, कमलेश जाटव, रणवीर जाटव, OPS भदौरिया, मुन्नालाल गोयल, इमरती देवी, रक्षा सरोनिया, महेंद्र सिसोदिया, जसपाल जज्जी और राज्यवर्धन सिंह, ये वो पूर्व विधायक हैं जिनके राजनीतिक भविष्य के सामने एक बड़ा सा प्रश्न चिन्ह लगा है। नमस्कार।